गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने एपिथेलियम ऊतक के बारे में जाना था और दो टॉपिक के बारे में जंतु ऊतक के बारे में जाना था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक संयोजी ऊतक। न्यू टॉपिक नहीं, उसी का प्रकार बोला गया। ऊतक का प्रकार जंतु ऊतक का प्रकार है। संयोजी ऊतक क्या है आइए देखते हैं। रक्त एक साथ एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है कि एक प्रकार का संयोजी ऊतक। एक संयोजी ऊतक क्या क्यों कहा जाता है, इसे क्या संयोजी ऊतक ही क्यों कहा जाता है, इस संबंध में अध्याय की भूमिका में ही एक संकेत दिया गया है। इस संबंध में क्या हो गया कि अध्याय की भूमिका में ही संकेत दिया गया है कि संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है। ये कोशिकाएं अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होते हैं वो आपस में जुड़ी रहती है तथा वो अधात्री में धसी रहती है। अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी रहती है। अधात्री जेली की तरह सघन या कठोर हो सकता है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार परिवर्तित रहता है। अब अधात्री की प्रकृति क्या होता है कि विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार कहलाता है। कार्य के अनुसार उसका परिवर्तन होता रहता है। जो विशिष्ट संयोजी ऊतक जो है उसके कार्य उसका जैसा कार्य होगा उसके अनुसार उसका मतलब ये संयोजी ऊतक का रूप धारण होगा। ठीक, और ये उसके बाद बोला गया है कि स्लाइड पर रक्त का एक बूंद लीजिए तथा उसमें उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि स्लाइड पर एक बूंद लेने के लिए मतलब रक्त लेने के लिए उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने के लिए बोला गया है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का जो तरल भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। कौन कौन से? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। ये तीन चीज निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी मौजूद होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है कि प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी मौजूद होता है। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन कराते हैं। रक्त क्या करते हैं कि गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन तथा उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण कराते हैं। संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण अस्थि है एवं यह अस्थि पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि संयोजी ऊतक क्या करता है कि अन्य उदाहरण अस्थि कहलाता है। संयोजी का अन्य उदाहरण अस्थि कहलाता है एवं यह अस्थि पंजर का निर्माण कर एक अंग का निर्माण करता है। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि अन्य उदाहरण अस्थि कहलाता है संयोजी ऊतक का, और यह अस्थि पंजर का निर्माण करता है और यह पंजर शरीर का आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और यह शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देती है। मांसपेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों को भी यह सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत तथा कठोर होता है। क्या होता है कि मजबूत तथा कठोर होता है। ये क्या आप बता सकते हैं कि अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग है, क्या उपयोग है? अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों का उपयोग क्यों है ये बता सकते हैं। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती है। कठोर अधात्री में वो धसी रहती है। ठीक, जो कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक से यह बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जैसे स्नायु, अस्थि बंधान तंतु कहा जाता है, एक स्नायु कहा जाता है, से जुड़ी होती है। जो अस्थि होता है, दो अस्थि आपस में एक दूसरे से अन्य संयोजी ऊतक किससे? स्नायु से जुड़ी होती है। उसे जिसे स्नायु कहा जाता है उसे जुड़ी रहती है। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है कि अधात्री की मात्रा बहुत कम होता है और यह लचीला भी होता है और बहुत मजबूत भी होता है। कंडरा एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है। क्या करता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ठीक, कंडरा मजबूत तथा स्मित लचीले वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। कंडरा क्या होता है कि मजबूत तथा सीमित लचीले
लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। उपास्थि भी एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है। उपास्थि भी क्या है कि एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक कहलाता है। उसमें कोशिकाओं के मध्य पर्याप्त स्थान होते हैं। उसमें क्या होता है कि कोशिकाओं के मध्य पर्याप्त स्थान पाया जाता है। इसकी आधात्री ठोस होती है। यह प्रोटीन तथा शर्करा की बनी होती है। प्रोटीन तथा किसका? शर्करा की बनी होती है। या अस्थियों के जोड़े को चिकनी बनाती है। अस्थियों के जोड़े को क्या करती है? चिकनी बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ तथा श्वास नली में भी मौजूद होता है। उपास्थि क्या होता है कि नाक, कान, कंठ तथा श्वास नली में भी मौजूद पाया जाता है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की उपास्थि को नहीं। मतलब बोला गया है कि हम कान की जो हड्डियां हैं उनको हम मोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ की जो हड्डियां पाई जाती है उनको हम लोग नहीं मोड़ सकते हैं, उपास्थि। ठीक, क्या आप बता सकते हैं कि ये दो उत्तक किस प्रकार भिन्न है? ये जो दो उत्तक है वो किस प्रकार भिन्न कहलाते हैं? एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों से बनी रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों एवं अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ? मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। कौन सी? संयोजी उत्तक। यह अंगों के बीच भीतर के रक्त स्थान को भरता है। यह क्या करता है कि अंगों के भीतर के रक्त स्थान को भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तक की मरम्मत में सहायक करता है। और उत्तक की जो मरम्मत होता है उसमें सहायक कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसा की संग्रह करने वाला वसामय उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच मौजूद होता है। आंतरिक अंगों के बीच मौजूद होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी कहलाती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य करता है। वसा संग्रहित होने के कारण यह पता है कि यह उष्मीय कुचालक का कार्य करता है। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 6.3.3 पेशीय उत्तक। अब पेशीय उत्तक क्या है आइए देखते हैं। पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं से निर्मित होता है जिसे पेशीय रेशे भी कहा जाता है। लंबी कोशिकाओं का बना होता है, इसे क्या है कि पेशीय रेशे भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के गति प्रदान करता है। क्या करता है? हमारे शरीर में गति प्रदान करता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या? कौन सी? जिसे सिकुड़ने और प्रोटीन कहा जाता है। सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। जिसे संकुचन तथा प्रसार का कारण गति होता है। जिसे संकुचन तथा प्रसार के कारण गति होता है। जिसके कारण कुछ पेशियां ऐसे हैं जिन्हें हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में मौजूद पेशियों को हम अपना इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि कुछ पेशियां हैं जो हमारे इच्छा अनुसार गति करती है, जैसे हमारे हाथ और पैर और हमारी शरीर। ठीक, और जो इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इस प्रकार की पेशियों को क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, जिसे हमारे इच्छा अनुसार गति कराया जाता है और इसे हम अपनी इच्छा अनुसार इसे रोक भी सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। इन पेशियों को क्या? कंकाल पेशी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डी से जुड़ी होती है और इससे क्या होता है कि ज्यादातर हड्डी से ये जुड़ी होती है और शारीरिक गति में मदद करती है। और शारीरिक गति में क्या करती है? मदद करती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पेशियां हल्के और गहरे रंगों में एक के पश्चात एक रेखाओं या धारियों की तरह दिखाई पड़ती है। क्या होता है कि इनके बीच धारियों की तरह दिखाई पड़ती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहा जाता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? हमने रेखित पेशी भी कहते हैं। इस उत्तक का कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित तथा बहुनाभीय होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय भी होता है। अथवा आहार नली में भोजन का प्रभाव या रक्त नलिका का प्रसार का तथा संकुचन जैसे गतियां
ऐच्छिक नहीं होती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आहार नली में जो भोजन का प्रवाह होता है या रक्त नलिका का प्रसार तथा संकुचन जैसे गतियां ऐच्छिक नहीं कहलाती है। इस गतिविधियों को स्वयं संचालित नहीं किया जा सकता, इन्हें हम खुद से संचालित और खुद से इनकी गति खुद से हम नहीं रोक सकते या खुद से हम इनकी गति नहीं बढ़ा सकते हैं, अथवा हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि अपने इच्छानुसार इसे हम बंद या प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। चिकनी पेशियां तथा और अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आंख की पलक, मूत्र वाहिनी तथा फेफड़ों की श्वासनली में भी पाया जाता है। यह आंख की पलक, जैसे इनका उदाहरण बताया गया है कि जैसे इनका आंख का पलक को उदाहरण लेते हैं, मूत्र वाहिनी तथा फेफड़े की श्वासनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका अंतिम सिरा नुकीला होता है। और लंबी इनकी कोशिकाएं क्या होती है, लंबी तथा इनका सिरा क्या होता है, नुकीला होता है। यह एक केंद्रकीय होता है। इसको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। यह केंद्रकीय भी कहलाता है, यह आरेखित पेशी भी कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनका मान आरेखित क्यों है? इनका मान आरेखित क्यों कहलाता है? हृदय में पेशियां जीवन भर लयवृद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन करती है। बोला गया है कि हृदय में जो पेशियां पाई जाती है वो जीवन भर अपना कार्य संपादित करती है। और इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी कहा जाता है। और इसे अनैच्छिक पेशियों को क्या कहते हैं, कार्डिक पेशियां भी कहा जा सकता है। हृदय में पेशियां कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एवं एक केंद्रकीय होता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि हृदय की पेशियों में क्या होता है कि कोशिकाएं बेलनाकार होता है और केंद्र की स्थिति शाखाएं वाली एक केंद्रकीय होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार की पेशियां होते हैं कि संरचना की तुलना कीजिए। विभिन्न प्रकार की पेशी होते हैं कि संरचना की तुलना करने बोला गया है। उनके आकार, केंद्रक की शाखा संख्या एवं कोशिका में केंद्रक की स्थिति को नोट कीजिए। उनके केंद्रक तथा कोशिका में केंद्रक और केंद्रक की संख्या को भी नोट करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 6.3.4 तंत्रिका ऊतक। आइए तंत्रिका ऊतक को क्लियर करते हैं। ठीक, तंत्रिका ऊतक है क्या? सभी कोशिकाएं उत्तेजना से अनुकूल प्रक्रिया करता है। सभी कोशिकाएं क्या होता है कि उत्तेजना से अनुकूल अपना कार्य करता है, प्रतिक्रिया करता है। यद्यपि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजना हो जाती है और तंत्रिका तंत्र क्या हो गया, बहुत जल्दी। जैसा कि बोला जाता है ना कि अगर मान लीजिए कोई काम दिया जाता है किसी को, तो कोई जल्दी काम करता है, कोई कम समय में और थोड़ी देर के बाद काम करता है। ये तंत्रिका ऊतक उसी के उदाहरण के तौर पर है कि तंत्रिका ऊतक क्या करता है कि वो तुरंत ही अपने कार्य को संपन्न करने के लिए समाप्त कर देता है। बहुत शीघ्र उत्तेजना हो जाती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी इसके पेशियों को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं ये सभी ऊतकों की बनी होती है। ये सभी ऊतकों की बनी होती है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही ये सभी ऊतकें बनी कहलाता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं से जो निर्मित होता है उसको क्या कहते हैं कि तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं या न्यूरॉन भी इसे हम कह सकते हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक तथा क्या होता है कि केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है न्यूरॉन में। इससे लंबे समय पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती होती है। अब इसमें क्या होता है कि लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती रहती है। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह की एक लंबी प्रवर्धन होता है। अब क्या होता है कि प्राय इसमें प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्धन होता है जिसका एक्सॉन कहा जाता है। और बहुत सारे छोटे शाखा वाले प्रवर्धन डेंड्राइट्स होते हैं। और बहुत सारे डेंड्राइट्स भी पाए जाते हैं जो लंबी शाखाओं के रूप में जो दिखाया गया है यहाँ पे डेंड्राइट्स, यहाँ पे 6.12 चित्र में वो बहुत सारे शाखाओं में पाया जाता है। बहुत सारे होते हैं। ये एक केंद्र की कोशिका 1 मीटर तक की लंबी हो सकती है और एक केंद्र की तंत्रिका कोशिका क्या होता है कि 1 मीटर तक का लंबा भी होता है। बहुत सारे तंत्रिका
संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक मिलकर क्या करते हैं, तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में मदद करता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि तंत्रिका जो संपन्न है हमें इच्छानुसार जो ऐच्छिक पेशियों को गति करने में यह तंत्रिका उत्तक हमारी मदद करता है। तंत्रिका और पेशीय उत्तक का कार्यात्मक उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि तंत्रिका उत्तक या संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। संयोजन के कारण ये क्या करता है कि उत्तक में तेज गति प्रदान करता है। ठीक, इस प्रकार हमारा ये पहला लेसन 6 उत्तक, हमारा ये लेसन 6 उत्तक ये क्लियर हो चुका है। ठीक, आशा करते हैं सभी को समझ में आया। अगर जिसे नहीं समझ में आया है वो क्या कीजिएगा कि इसे दोबारा पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। जैसा रीड करने का नियम बताया गया है कि उसके अनुसार ही आप लोग रीड कीजिएगा, आप लोगों को क्लियर बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, अगर क्लियर नहीं होता है तो उस चीज को आप लोग मैसेज के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं कि यह चीज हमें नहीं समझ में आया है, इसे आप लोग इसे हम दोबारा समझा देंगे। ठीक, तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा कि फिर से स्टार्टिंग से एक बार जरूर से जरूर इस लेसन को फिर से एक बार पढ़िएगा। उसके बाद ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को अभ्यास वाले उसको बनाइएगा। ठीक, आशा करते हैं सभी को पहले लेसन का क्वेश्चन आंसर्स बना चुके होंगे। अगर जो नहीं बनाया तो वो पहले वाले क्वेश्चन आंसर्स को भी बना लें और नेक्स्ट लेसन के भी क्वेश्चन आंसर्स को बना लीजिएगा और अपने एक नया बुक एक न्यू कॉपी के रूप में उसे अलग कॉपी को छाट के रखिएगा। उसमें हम उसके बाद क्या कीजिएगा कि उसमें क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लेसन 7 जीवों में विविधता किस प्रकार होता है कि वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक।